हम फिक्स्ड बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे सब्जेक्ट में SDD 1 में कुछ हिस्सा मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का है। पिछले सेमेस्टर में मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में आप लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीख लिया था। आप लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिए थे। लेकिन प्रैक्टिकली हम जो बीम बनाते हैं वो आमतौर पे फिक्स्ड बीम होती है या कंटिन्यूअस बीम होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम के लिए शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बीम की डायमेंशन शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के आधार पर ही निश्चित की जाती है। किसी बीम में किस जगह कितना स्टील डलेगा, इसका कैलकुलेशन भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के आधार पर ही किया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। यहाँ पे हमारे जो उद्देश्य हैं वो है कि हम जाने कि आलंबन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी हमारे सपोर्ट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, लोडिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, बीम के कौन कौन से टाइप होते हैं, और उन्हें हम ठीक से पहचानने लगे। हम टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ लोडिंग और टाइप ऑफ बीम को ठीक से पहचानेंगे। फिक्स्ड बीम क्या होती है, क्या डेफिनेशन है, क्यों जरूरी है, और ये बाकी बीम से किस तरह से डिफरेंट है, ये हमें पढ़ना है। इस चैप्टर के बाद में आप लोग फिक्स्ड बीम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानने लगेंगे। हमारी फिक्स्ड बीम के क्या लाभ होते हैं, क्या हानियां होती हैं, जब हम ये पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको आने लगेगी। फिक्स्ड बीम के सॉल्यूशन में फिक्स्ड बीम के शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने में हमें क्या परेशानियां हैं, क्या डिफिकल्टीज है, किस वजह से ये आपको पिछले सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया गया बल्कि अब पढ़ाया जा रहा है। तो उन डिफिकल्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर के एंड में आप उन डिफिकल्टीज को ठीक से समझ पाएंगे। फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हमें देखना है। यही हमारा मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है। और हम बहुत सारे अलग अलग केस देखेंगे और उनके लिए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें कुछ चीज़ें आपकी पुरानी पड़ी हुई हैं, उनका केवल रिवीजन हो जाएगा और कुछ चीज़ें हम नई पढ़ लेंगे। जैसे कि पहला वाला ऑब्जेक्टिव है, हम टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ लोडिंग और टाइप ऑफ बीम के बारे में जो चर्चा करेंगे वो आप लोग पहले भी जानते हैं, हम केवल उसका रिवीजन कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बीम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बीम हमारी जो होती है वो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। सिंपली सपोर्टेड बीम किसे कहते हैं? एक ऐसी बीम जिसके एक किनारे पे एक हिंज सपोर्ट हो, कब्जेदार सपोर्ट हो, दूसरे एंड पर एक रोलर सपोर्ट हो और इस पर हमारी बीम आधारित हो। प्रैक्टिकली अगर दोनों किनारों पर नाइफ एज, चाकू के किनारे जैसे पतले सपोर्ट हों तो उस बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम मान सकते हैं। कैंटिलीवर बीम, ऐसी बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा फ्री हो, एक आबद्ध हो और दूसरा स्वतंत्र हो, इस तरह की बीम को हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं। आमतौर पे हमारे घरों में जो छज्जे बनते हैं वो कैंटिलीवर बीम का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक तरफ वो दीवार में होते हैं और दूसरी तरफ स्वतंत्र होते हैं।
ओवरहैंगिंग बीम, जब हमारी बीम सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों किनारे या एक किनारा सपोर्ट के बाहर लटक रहा हो, तो उस तरह की बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहेंगे। ये हमारी बीम्स हैं। बीम के बारे में बताते वक्त मैंने आपको 3 तरह के सपोर्ट्स के नाम लिए थे। एक कब्जेदार सपोर्ट या हिंज सपोर्ट, दूसरा रोलर सपोर्ट और तीसरा फिक्स सपोर्ट या आबद्ध सपोर्ट। हमें ये देखना है कि ये तीनों तरह के सपोर्ट एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इसमें क्या क्या अलग है। अगर हम रोलर सपोर्ट की बात करें तो रोलर सपोर्ट में एक सपोर्ट होता है जो हॉरिजॉन्टली मोशन के लिए बिल्कुल फ्री रहता है। इस तरह के सपोर्ट पे केवल वर्टिकल रिएक्शन आता है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर इस पे कोई बेंडिंग मोमेंट वर्क करता है तो बेंडिंग के लिए ये फ्री होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्क करता है तो ये मोशन के लिए फ्री होता है, मूवमेंट के लिए फ्री होता है। इस तरह से इस पर केवल और केवल एक रिएक्शन ही आता है। हिंज सपोर्ट, इसमें जैसा कि हमारे दरवाजे में कब्जे लगे रहते हैं और दरवाजा घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है, उसी तरह से हिंज सपोर्ट पे हमारी बीम घूमने के लिए तो बिल्कुल स्वतंत्र रहती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट के लिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली गति के लिए ये स्वतंत्र नहीं होती है। जब कभी भी इस सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स आता है तो ये अपनी जगह से नहीं हिल पाएगी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। अगर इस पर वर्टिकल फोर्स आता है तो भी ये अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगी और वर्टिकल रिएक्शन इस पर डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर मूवमेंट आता है तो मूवमेंट के कारण ये रोटेशन में बड़ी फ्री होती है और इस पर मूवमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो हमारी तीसरी तरह की सपोर्ट होती है वो हमारी फिक्स्ड सपोर्ट होती है। फिक्स्ड सपोर्ट से हमारा तात्पर्य है कि वो वाला हिस्सा आबद्ध होता है, एक सिरा आबद्ध होता है। वहाँ पे ना तो हम हॉरिजॉन्टली मोशन दे सकते हैं, ना वर्टिकल मोशन और ना ही कोई मूवमेंट। इस कारण से इस पर 3 रिएक्शन आते हैं। जिन जगहों पे हम गति को रोक देते हैं तो गति की जगह पर रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगने पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, वर्टिकल फोर्स लगने पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा और मोमेंट लगने पर मोमेंट आएगा। इस कारण से इसे हम फिक्स्ड सपोर्ट कहते हैं। अब हम सपोर्ट्स के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप ऑफ सपोर्ट में हमारा रोलर सपोर्ट, ये हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट पे अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो ये बीम आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ये आगे की तरफ मूव कर जाएगी यानी उस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा और रिएक्शन नहीं आएगा। जब इस पे कोई वर्टिकल फोर्स लगेगा तो इसमें गति होना संभव नहीं है, इस कारण से वर्टिकल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा। जब कोई मूवमेंट वर्क करेगा तो ये रोटेशन के लिए बिल्कुल फ्री रहेगी और इस कारण से इस पे कोई मूवमेंट नहीं आएगा। दूसरा हमारा जो सपोर्ट है वो हिंज सपोर्ट है, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। इस सपोर्ट पे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करे तो ये आगे नहीं जा सकता, अपनी जगह फिक्स ही रहेगा। इस कारण से इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। अगर कोई वर्टिकल फोर्स वर्क करे तो भी इसमें एक वर्टिकल रिएक्शन आएगा। कोई मूवमेंट वर्क करे तो ये अपनी जगह पे इस तरह से रोटेट हो सकता है, इस कारण से इसमें मूवमेंट नहीं आएगा। तीसरे तरह का जो हमारा सपोर्ट था फिक्स सपोर्ट, ये वाला हिस्सा पूरी तरह से फिक्स्ड है। इस कारण से अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होगा, वर्टिकल फोर्स लगेगा
तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा, और मूवमेंट अगर एक काम करेगा तो उसके ठीक विपरीत रिएक्शन के तौर पे भी एक मूवमेंट काम करेगा। इस तरह से हमारे ये 3 सपोर्ट काम करते हैं। रोलर सपोर्ट में केवल एक रिएक्शन होगा, हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होंगे, और फिक्स्ड सपोर्ट में 3 रिएक्शन होंगे। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। अब हम टाइप ऑफ लोडिंग की बात करते हैं। टाइप ऑफ लोडिंग में सबसे पहले तरह का जो लोड है वो बिंदु बल है, पॉइंट लोड है, या कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, या संकेंद्रित बल है। जब संपूर्ण बल एक बिंदु पर काम करता है तो इसे कॉन्सेंट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड कहते हैं। जैसा कि हम कॉलम लगा दें कहीं, तो उसके आसपास का जो भी बल होगा, जो भी फोर्स होगा, जो भी लोड होगा, पूरा का पूरा कॉलम पे वर्क करेगा। इस कारण से उसे हम पॉइंट लोड मान सकते हैं। पॉइंट लोड को प्राय कैपिटल W से हम डिनोट करते हैं, और इसे MKS में kg से और SI यूनिट में हम किलो न्यूटन से बताते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या समरूप वितरित भार। समरूप वितरित भार से हमारा तात्पर्य ऐसा लोड से है जो कि पूरी सतह पे समान रूप से फैला हुआ हो। जैसे मैं एक छत का उदाहरण ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ये हमारी छत है जिसकी मोटाई लगभग 12 सेंटीमीटर है। तो इसके प्रत्येक हिस्से पे एक जैसा बल काम करेगा जो कि इस स्लैब के वजन के कारण आ रहा है। इस तरह के फोर्स को हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। इसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और इसे किलोग्राम पर मीटर या किलो न्यूटन पर मीटर यूनिट के तौर पर दर्शाते हैं। यानी 1 मीटर लंबाई पर कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है। तीसरे तरह का जो लोड होता है वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है। ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे हम एक ऑडिटोरियम डिजाइन कर रहे हैं या एक रैंप बना रहे हैं, तो उस रैंप में ये हमने एक रैंप बना दिया, तो यहाँ पे लोड कम होगा, भार कम होगा, यहाँ भार ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा होगा। तो इस तरह के केस में जहाँ पे कि रैंप जैसी कोई स्ट्रक्चर हो, लोड एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ता जाता है। अगर हम कोई एक ऑडिटोरियम हॉल बना रहे हैं तो ऑडिटोरियम हॉल में प्राय इस तरह की सीढ़ियाँ रहती हैं, जिससे कि सभी को सामने की तरफ दिखाई दे। तो यहाँ पे भार कम होगा, यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह के लोड को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कहते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के लोड्स हो जाएंगे। इसमें आपको 2 का विशेष रूप से ध्यान रखना है, पॉइंट लोड और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या UDL। अब हम इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं कहेंगे, आगे से हम इसे UDL ही कहेंगे। U क्या है? यूनिफॉर्मली, D क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड, और L क्या है? लोड। तो ये पहले लेटर से हमने UDL बना दिया। तो ये हमारी टाइप ऑफ लोडिंग्स हो जाएंगी। पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने परफेक्ट फ्रेम के बारे में पढ़ा था। हमारा फ्रेम क्या होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और इसे कब परफेक्ट कहते हैं? जबकि नंबर ऑफ जॉइंट के 2 गुने में से 3 घटा दें तो नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाए। अगर ये कंडीशन बनती है m = 2j - 3, तो हमारा फ्रेम परफेक्ट फ्रेम कहलाता है। इस तरह के फ्रेम को हम बड़े आसानी से हल कर लेते हैं। इसमें जो ये 3 लिखा हुआ है,
ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस 3 से हमारा तात्पर्य होता है इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्थैतिक साम्य के समीकरण। ये समीकरण 3 होते हैं, सिग्मा h इज इक्वल टू 0, सिग्मा v इज इक्वल टू 0 और सिग्मा m इज इक्वल टू 0। ये तीनों समीकरण स्थैतिक साम्य के समीकरण या इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाते हैं। इन्हें दूसरे रूप में भी लिख देते हैं हम, ma इज इक्वल टू 0, सिग्मा mb इज इक्वल टू 0 और सिग्मा mc इज इक्वल टू 0। कोई अंतर नहीं है, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसे हैं और दोनों तरह से हम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। जब तक हम किसी भी स्ट्रक्चर को हल कर सकते हैं तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती। जब तक अज्ञात राशियां स्टैटिक इक्विलिब्रियम के इक्वेशन से कम रहेंगी तब तक हम बड़े आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर को हल कर सकते हैं। अगर अज्ञात राशियों की संख्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम के समीकरण से ज़्यादा हो जाएगी तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम हल नहीं कर पाएंगे। तो अब हमारे पास 2 कैटेगरी हो गई, जहां पे अननोन अज्ञात राशियां, अननोन लेस देन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहां पे हमारा स्ट्रक्चर हल किया जा सकता है। और जहां ठीक इसके विपरीत स्थिति बनेगी वहां पे हमारा स्ट्रक्चर हल नहीं किया जा सकता। तो जब हल कर सकते हैं तो वो स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। और अगर हम उसे हल नहीं कर सकते तो वो इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हम अपने ओरिजिनल फिक्स्ड बीम पे आ जाते हैं। हमारी फिक्स्ड बीम जब दोनों सिरे आबद्ध हों, इसे हम बिल्ट इन बीम भी कहते हैं, इनकैस्टर बीम भी कहते हैं और इसे इस तरह से दिखा सकते हैं। अब ये दोनों सिरे फिक्स हैं। इस तरह की बीम को हम इनकैस्टर बीम या बिल्ट इन बीम या फिक्स्ड बीम कहते हैं। हिंदी में आबद्ध धरन कहते हैं, आबद्ध बीम कहते हैं। जब इस पे कोई लोड काम कर रहा हो या बहुत सारे लोड काम कर रहे हो तो इसका जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरह का होगा, यानी किनारों पे स्लोप या ढाल 0 रहेगी। ये इसमें एक बड़ी विशेषता होती है। तो फिक्स्ड बीम ऐसी बीम है जिसके दोनों सिरे आबद्ध हों, इसे इनकैस्टर बीम भी कह देंगे हम। इसे हम बिल्ट इन बीम भी कह सकते हैं। इस तरह की बीम के दोनों किनारों के स्लोप 0 होंगे। ये इसमें विशेषता होती है। ये विशेषता हमें आगे काम आएगी जब हम इस फिक्स्ड बीम को हल कर रहे होंगे। इस प्रकार की बीम के दोनों सिरे आबद्ध रहते हैं। अब प्रत्येक आबद्ध सिरे पर या फिक्स्ड सपोर्ट पर 3 रिएक्शन होते हैं। तो इसमें अज्ञात राशियां कितनी हो गई? इस सिरे पर 3 और इस सिरे पर 3, यानी हमारे पास अज्ञात राशियां हो गई 3 + 3 = 6। हमारे पास इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हैं? 3 है। तो बेटे अज्ञात राशियां ज्यादा हैं, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत कम है, इसलिए इसे हम किसी भी तरह से हल नहीं कर सकते।
इसमें अज्ञात राशियों की गणना नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। अब इसे हल करने के लिए हम थोड़ा से और डिटेल में जाते हैं। हमने ये पाया कि हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल फोर्स सामान्य रूप से नहीं लगता। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे हमारे एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है, यहाँ एक मोमेंट लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है। यानी अब हमारे पास अज्ञात राशियां 4 हैं और स्थितिक साम्य के समीकरण अब 2 हैं। 2 कौन कौन से हैं? सिग्मा v इज इक्वल टू 0, सिग्मा m इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिग्मा h इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा क्योंकि इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई लग ही नहीं रहा है, इसलिए वो हमने हटा दिया। अब हमारे पास स्थिति क्या है? अज्ञात राशियां अज्ञात राशियां 4, समीकरण 2। इस तरह से हमारा ये 2 डिग्री से इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है और हमें 2 अतिरिक्त समीकरणों की जरूरत है। हम वो 2 अतिरिक्त समीकरण अब ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम ये देखते हैं कि हमारे BA, BB, MA, MB 4 अज्ञात राशियां हैं और हमारे पास स्थितिक साम्य के 2 समीकरण हैं, सिग्मा y इज इक्वल टू 0, सिग्मा m इज इक्वल टू 0। यानी हमें 2 समीकरणों की और आवश्यकता है। अब अगर हम इस बीम को ध्यान से देखें और इसमें से, इस बीम में से ये 2 चीजें हटा दें तो ये बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है। यानी फिक्स्ड बीम सिंपली सपोर्टेड बीम ही है जिसके किनारों पे मोमेंट लग रहा है। इस तरह से हमने अब पुराने नॉलेज और नए नॉलेज को जोड़ लिया। हमने फिक्स्ड बीम को तुलना कर ली अपने सिंपली सपोर्टेड बीम से और पाया कि दोनों सिरों पे अगर नेगेटिव मोमेंट लग रहा है तो हमारी बीम बिल्कुल ही सिंपली सपोर्टेड बीम जैसी हो जाएगी। हमें अब क्या करना है? हम चाहते हैं कि हमारे पास MA और MB का मान आ जाए। ये 2 अज्ञात राशियां आ जाएंगी तो हमारा पूरा का पूरा समीकरण, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हल हो जाएगा। इसके लिए जब ये शर्त रखी गई कि दोनों सिरों पर स्लोप या ढाल बराबर होगी, 0 होगी, तो उसके लिए हमने पाया कि ये तभी 0 हो सकती है जब फिक्स्ड एंड मोमेंट MA और MB से बने डायग्राम का एरिया और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया बराबर हो और दोनों के CG एक ही बिंदु पर आए, दोनों के CG संपाती हों, कोइंसाइड हो रहे हों, तभी ये स्थिति हमारी बन सकती है। तो अब हम 2 अतिरिक्त समीकरण निकाल सकते हैं, एक M1 इज इक्वल टू MB करके, दूसरा X1 इज इक्वल टू X2 करके। हमने जो अभी देखा उसके हिसाब से हमें MA और MB ये 2 क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, जो A पे बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और जो B पर। तो हम सीधा अभी बगैर किसी डेरिवेशन के, बगैर सिद्ध किए, हम ये जानने लगते हैं कि अगर किसी बीम के मध्य बिंदु पर बिंदु बल लग रहा है, किसी बीम के मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो MA और MB का मान -WL/8 दोनों किनारों पर होता है। अगर UDL लग रहा है हमारी बीम पे तो WL²/12 फिक्स्ड एंड मोमेंट दोनों किनारों पर होता है। और अगर एक ऐसा बल कार्य कर रहा है जो कि उत्केंद्रित है, जैसा कि मैंने दिखाया है, तो इसमें MA और MB का मान बड़ा सरल है,
माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन 8 और एम बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन 8। ध्यान रखना है एम ए निकालते वक्त अकेला ए लेना है, एम बी निकालते वक्त अकेला बी लेना है, तो इससे आपको याद रहेगा। एम ए लेते वक्त अकेला ए लेना है, पावर नहीं चढ़ानी इस पर कोई भी। एम बी निकालते समय अकेला बी लेना है, इस पर कोई भी पावर नहीं लगानी है। तो इस तरह से हमें एम ए और एम बी के मान मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते जाएंगे। अभी तक हमने कुछ चीज़ें देख ली। हमने अभी तक जो जो पढ़ा है, जो जो समझा है, वो है टाइप ऑफ सपोर्ट, टाइप ऑफ लोडिंग, टाइप ऑफ बीम्स, और हमने ये भी देखा कि डिटर्मिनेंट बीम और इनडिटर्मिनेंट बीम में क्या अंतर होता है, फिक्स्ड बीम किसे कहते हैं, और फिक्स्ड बीम को हल करने में हमें क्या परेशानी हो रही थी। हमने इतना पढ़ लिया। थैंक यू।